वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, हम अब कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बुक 3 रेशोज, अकाउंटिंग रेशोज, जिसमें हम 3 पार्ट कर चुके हैं और चौथा पार्ट आज हम कवर करने जा रहे हैं। ये है प्रॉफिटेबिलिटीज रेशोज। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रॉफिट को जज करना है। और प्रॉफिट हमेशा किस पे जज किया जाता है बच्चों? प्रॉफिट किया जाता है सेल्स पे जज। ठीक है, सेल्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कैसा है, हर बंदा ऐसे ही देखता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आप इसको सीख भी चुके हो, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता है ऑन सेल्स। वो बेसिकली आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ही होती है और कुछ नहीं होता। ओके, 5 रेशोज इसमें आएंगी, जिसमें से 4 सेल्स के अकॉर्डिंग है और एक जो है वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, जैसा मैंने बताया 5 रेशो। सबसे पहले कौन सी आती है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। नाम से ही पता चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये परसेंटेज में होती है और जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा बिजनेस के लिए। वो प्रॉफिट जितना ज्यादा उतना ही अच्छा होता है। कम किसको अच्छा लगता है? सबको ज्यादा ही अच्छा लगता है। बात समझ में आ गई? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है सबको पता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, कई बार कर चुके घुमा फिरा के। ठीक है, सबको पता होगा। सेल्स यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सबको पता है, फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताओ। तालियां। दूसरा बताओ। ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। वेरी गुड, 2 ही बच्चे पढ़ते हैं हमारी क्लास में। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है। अगर गिवन ना हो डायरेक्टली तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आसान था। क्वेश्चन भी बहुत आसान आएंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं आएंगे। अब आ जाओ अगली जो 2 रेशोज है, ये दोनों ना जुड़ी हुई है, जिसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक है आपकी ऑपरेटिंग रेशो। क्या है? और एक है आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। देखो फर्क है, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर समझेंगे। फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ओके, ये ज्यादा अच्छी नहीं होती, याद रखना। कॉस्ट जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, प्रॉफिट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। कॉस्ट जितनी कम होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है बच्चों? ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस गुड। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों? 2 हेडिंग्स में होते हैं ये, आपको हेडिंग्स में गिवन होंगे, इंडिविजुअली गिवन नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एक होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और एक होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। लो जी, समझ आ गया? सारे फॉर्मूले नोट कर लो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके,
और ये हो जाती है आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या हो जाते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, ये पार्ट तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का। और ये P&L अकाउंट से लेते हैं। अब याद कर लो 11th क्लास में ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, नहीं याद आया तो अभी रिवाइज कराने जा रहा हूं, रिवाइज हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है पता है किसी को? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लो जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अभी तो बताया, लिखा हुआ बोर्ड पे, जोर से बोलो। हाँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड। अब ये क्या चीजें होती है समझो, ठीक है? समझाता हूं आप लोगों को। देखो बच्चों, ये जो समझा रहा हूं ये कैश फ्लो में भी काम आएगा अगले चैप्टर में, ध्यान से समझना, ठीक है? एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद है? हालांकि रटवा भी सकता हूं बट फिर भी लॉजिक समझा रहा हूं। अगर लॉजिक एक बार समझ लिया तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? यहां पे लिखते थे हम ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पे हम लिखते थे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? और यहां हमारा निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट। ये टैली हो जाता था, है ना? चलिए, फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है हम वो यहां लिखते थे, फिर हम यहां सारे खर्चे लिखते थे, यहां पे सारी इनकम्स लिखते थे, अदर इनकम्स, और हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था। याद होगा इतना तो सबको, या किसी को नहीं भी याद? याद है? कोई ऐसा है जिसको नहीं याद? वेरी गुड, सबको याद है। चलिए, यहां पे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना बच्चों, यहां पे जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं ये ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि यहां पे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी आएंगे, ठीक है? हमें उन सबको अलग अलग करना है। अभी तक तो हम कैसे भी लिख देते थे, रेंट भी लिख दिया, सैलरी भी लिख दी, डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, इंटरेस्ट भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया हमने, है ना? तो वो सारे लिख देते थे, कोई किसी भी ऑर्डर में लाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेट प्रॉफिट में सारे ही माइनस होते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि हमने 11th में नहीं सीखा, ठीक है? तो सबसे पहले हम कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर हम लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है? ये दोनों मिला के कौन से बनते हैं हमारे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ ऐसे भी होते हैं कैश, कुछ ऐसे होते हैं नॉन कैश। कोई एग्जांपल दे सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंस का? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि डेप्रिसिएशन के पैसे हम प्रॉफिट में से माइनस तो करते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, पर वो खर्चा नहीं होता, वो किसी को देने थोड़ी ना होते हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? और क्या बोलते हैं उसे? अच्छा बताओ, यहां पे जो हम डेप्रिसिएशन का पैसा लिखते हैं वो जाता कहाँ है? डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना हम यहाँ पे P&L अकाउंट में, फिर वो माइनस हो जाता है, माइनस होकर नेट प्रॉफिट निकलता है। जो भी टैक्स देना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो नेट प्रॉफिट का होता है। तो ये जो हमने पैसा निकाल लिया डेप्रिसिएशन के नाम का, ये हम किसी को देते थोड़ी ना। ये पैसे किसके पास होते हैं? ये हमारे पास होते हैं। किस लिए रखते हैं हम इसको? क्यों जोड़ते हैं? क्या हम इसको खा नहीं सकते? खा सकते हैं, पर क्यों नहीं खाते? डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। मान लो आपके पास एक जमीन थी, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? 1 करोड़ की जमीन बेच दी आपने अपनी, और फैक्ट्री लगा ली, 1 करोड़ का सेटअप लगा लिया, प्लांट लगा लिया। आप उस मशीन को चलाते गए, फैक्ट्री को चलाते गए, यूज करते गए, सारा प्रॉफिट भी खा गए। कभी ना कभी तो मशीन खराब होगी, कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि बेच के दूसरी लानी पड़ेगी। कार भी है ना, 15 साल के बाद खराब हो जाती है ना, डीजल की तो 10 साल के बाद ही खराब हो जाती है दिल्ली में, नई लानी पड़ती है ना उसके बाद। तो नई मशीन लाने के पैसे कहां से आएंगे? फिर एक बार तो जमीन बेच दी, दोबारा जमीन भी कहां से आएगी? तो हम लोग क्या करते हैं, जो
एसेट होता है हमारा, उसके नाम का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। फॉर्मूला याद है किसी को डेप्रिसिएशन निकालने का? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस अपॉन Number of years. लाइफ, ऐसे ही निकालते हैं ना। अगर 1 करोड़ 10 लाख की मशीन और 10 लाख स्क्रैप में जाएगी तो 1 करोड़ रुपया 10 साल में खत्म हो जाएगा, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो वो 10 लाख कहां से निकाल रहे हैं? प्रॉफिट से निकालते जा रहे हैं ना, ताकि जब 10 साल के बाद मशीन खराब हो तो नई मशीन लाने के पैसे हमारे बैंक में पड़े हो। बात समझ में आ रही है? अकाउंट्स बहुत लॉजिकल है अगर ढंग से समझोगे तो। रटा मारना तो फॉर्मूले लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आ गया? चलिए, ग्रॉस में से जब ये माइनस कर दे तो यहां पे आ जाता है हमारा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, फिर इस ऑपरेटिंग में से हम क्या माइनस करते हैं? सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या ऐड करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स? ऐसी इनकम जो हमारा मेन बिजनेस नहीं है। जैसे हमने अपनी फैक्ट्री का एक पार्ट किराए पे दे रखा, रेंट रिसीव्ड। हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हो भी सकता और नहीं भी हो सकता बेटा। अगर आप कमीशन देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कौन कमीशन दे रहा होगा? आप कमीशन देते होगे सेल्स वालों को। कमीशन किसको मिलता है? हमेशा सेलर को मिलता है। कब? जब आप किसी और का प्रोडक्ट बेचते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कमीशन आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये डिबेटेबल टॉपिक रहता है हमेशा। ठीक है, बाकी अगर आपको समझ में ना आए तो नॉन ऑपरेटिंग में ही डाल देना। ठीक है, चलिए, इन सबको इसमें ऐड करके या तो डायरेक्ट निकालो, इसको मत रखो तो सीधा सीधा, नहीं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये ऐड करके ये माइनस करके हमारा क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। और यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक और नेट प्रॉफिट निकालने का और नेट प्रॉफिट रेशो निकालने का। तो फोर्थ रेशो जो आएगी वो लिख लो। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं छोटी सी, और इसको समझा भी देता हूं। फोर्थ रेशो है हमारी नेट प्रॉफिट रेशो। क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब बच्चों, नेट प्रॉफिट निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा दिया होगा, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला उल्टा भी चलना पड़ जाता है कभी कभी, कि ऐसे दे रखा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा होगा या ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी होगी। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए कभी तो आपको जीपी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए होंगे, पर कभी कभी आपको नेट प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी दी होगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूसरा फॉर्मूला लिख लो, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लो जी, समझ में आया दूसरा फॉर्मूला कैसे बने? यहां से बने, उल्टा चलेंगे। तो यहां आने के लिए दो रास्ते, यहां से भी आ सकते हैं और यहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, इतना कर लो कॉपी। एक रेशो रह गई मेन, वो और लिखवाता हूं, फिर प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, लास्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ भी बोल लो, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आ रहा है हमें। इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला? व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? और दूसरा? शाबाश, स्टार्टिंग में था ये। Fixed assets plus CA minus CA। वो बता दिया उसने। दूसरा? फॉर्मूला दूसरा वो हो गया ना, वो दूसरा। Debt plus equity। वेरी गुड, डेट प्लस इक्विटी। चलिए जी, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पे कितना रिटर्न आ रहा है। तो नीचे तो क्या आ जाएगा हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कहां पढ़ा था ये इससे पहले? वेरी गुड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा था कि हमने इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले कितने परसेंट कमाया अपने पैसे पे। देखो, बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, पैसे को नहीं पता कि वो मालिक के खुद का या मालिक ब्याज पे लेके आया हुआ है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मान लो आप एक शॉप खोलते हो, एक बंदा शॉप खोल, दो बंदे एक जैसी शॉप खोलते हैं, एक
खुद के पैसे से खोलता है, दूसरा इंटरेस्ट के पैसे से खोलता है। इससे सेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप एक जैसी चीज़ बेच रहे हो, एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो इसलिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है उस पर रिटर्न क्या आ रहा है। अब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम ना, कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम ब्याज पे लेके आए हो। या इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कि अगर ये पैसा हमने बिजनेस में लगाया हो तो बैंक में कहीं फिक्स करा रखा होता तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा होता तो वो कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। हालांकि अकाउंट्स में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं पढ़ते हैं। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ोगे FM कॉलेज में जाके, तब पढ़ोगे इस चीज़ को भी। ठीक है, चलिए। हाँ, इको में भी होती है थोड़ी सी, इको में गिनते हैं हम। कौन सी कॉस्ट होती है ये? 11th में पढ़ी होगी है? जो हमने खोल दी लॉस। Next best alternative for कहाँ पढ़ी थी? eco में operating एक्सप्लिसिट कॉस्ट और implicit cost क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। याद आया? चलिए, कोई बात नहीं, याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है आजकल के बच्चों की। चलिए, ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको निकालना आता है। आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो में पढ़ चुके हैं, और ये आपको आता है, ये आप डेट इक्विटी रेशो में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। दोनों फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं, फिर भी याद रख लो। इसके जो दो मेन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स, और इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स। फॉर्मूला क्या होता है शेयर होल्डर फंड का? shareholders capital plus reserves and surplus। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझ में आ गया? उन सब को जोड़ के हमारी इक्विटी निकल जाती है। डेट का मतलब क्या होता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स, इसमें शॉर्ट टर्म वाला कुछ भी ऐड नहीं करना, याद रखना। बात समझ में आ गई? चलिए, इसको कर लो जल्दी से कॉपी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 111 नई वाली बुक में, नेट सेल्स दे रखी है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, नॉट ऑन सेल्स। सेल्स पे होता तो वो ऑटोमेटिकली जीपी रेशो होती। अब आपको जीपी रेशो निकालनी है, यानी कि आपको कॉस्ट का दे रखा है और आपको सेल्स पे निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको फॉर्मूला पता है, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यही यूज करना है बार बार। सेल्स दे रखी है 4 लाख, मैंने आपको बताया था कि जिस पे परसेंटेज होती है उसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25x/100, यानी कि x/4। तो ये हो जाएगा 5x/4, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो इज इक्वल टू 4 लाख। तो x आ जाएगा हमारा 3 तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हो और इसका 25% भी निकाल सकते हो। दोनों ही तरीकों से निकाल लोगे तो 80,000 ही आएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे जीपी रेशो के लिए। क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, जो कि आएगा 20%। ये आ गया हमारा आंसर। एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ, देखो हमें क्या दे रखा है? 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, पहले भी बताया हुआ, फिर बता देता हूँ। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो हमेशा 1/5 ऑफ सेल्स होगा। इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, 20 आ जाएगा। अगर ये 1/5 है तो ये 1/6 होगा। अगर ये 1/3 है तो ये 1, हमेशा एक डिनोमिनेटर बढ़ा देते हैं, ये याद रखना, ऐसे ही होता है शॉर्टकट। ठीक है, चेक करने के लिए कभी भी चेक कर लेना अपने आप को, पता चल जाएगा। अगर ये यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/3 होगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर 1 लाख पे 50,000 का प्रॉफिट तो 50% हो गया कॉस्ट पे। सेल कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख। 1.5 लाख पे 50,000 कितना हो जाएगा? 1/3। सिंपल है ना, बहुत इजीली चेक हो सकता है ये। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए पेपर में शॉर्टकट मत मारना, पेपर में ऐसे ही करके आना पड़ेगा जैसे कर रहा है। वो कहेगा लिखा क्या है जो नंबर दूं, तो कुछ लिख के भी आना, लेकिन ये चेक करने का तरीका। परसेंटेज कैसे निकलती है? इनटू 100 कर दो, परसेंटेज आ गई। समझ आ गया? चलिए, इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 112। ओके, कैश सेल्स दे रखिए 20% ऑफ टोटल सेल्स, राइट। क्रेडिट सेल दे रखिए 5 लाख, यानी कि परसेंटेज टोटल पे है, दे क्रेडिट रखी है, यानी कि सब गोलमोल कर रखा है क्वेश्चन में। परचेज दे रखिए 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 25,000। कैसे लिखा है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000, यानी कि ये ज्यादा है, ये कम है 25,000। ओके बच्चों, चलिए।
जीपी रेशो हमें निकालनी है जिसका ये फॉर्मूला होता है। अब हमें जीपी निकालना है। जीपी निकलता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे पास सेल्स भी नहीं है और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालते हैं जी। सेल्स कैसे निकलेगी देखो, चलिए सेल्स क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। कैश सेल दे रखी है, नहीं दे रखी है। क्रेडिट सेल दे रखी है, हाँ दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 लाख लिख लेते हैं। टोटल सेल्स दे रखी है, नहीं, एक्स मान लेते हैं। क्यों मान लिया एक्स, क्योंकि कैश सेल की परसेंटेज किस पे दे रखी है, इस पे। तो ये हो जाएगा 20x/100 और x/5। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस x/5 इज इक्वल टू 5 लाख। तो ये हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू 5 लाख। तो x आ जाएगा आपका 5 लाख इंटू 5/4। तो कितना आ जाएगा ये, 6,25,000। लो जी, एक चीज तो आ गई हमारी, क्या आ गई, x आ गई, यानी कि सेल्स आ गई। कितनी आ गई, 6,25,000। अब क्या निकालना है, सीओजी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ठीक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज दी हुई है, हाँ दी हुई है। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, नहीं। डिफरेंस दिया है, हाँ दिया है, लेकिन कैसे दिया है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिया है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं दिया। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन बदल देंगे और क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा 25,000। इतना ही आसान है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, परचेज कितनी है, 4 लाख माइनस 25,000। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। समझ में आ गया। तो ये कितना आ गया, 2,50,000। लो जी, आसान है ना, दोनों चीजें आ गई, लिख देते हैं। जीपी कितना आया, 2,50,000। नेट सेल्स कितनी आई, 6,25,000 इनटू, तो आप देखोगे कि ये आंसर कुछ ये आ रहा होगा। आसान है ना, कर लो जल्दी से कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना जिसमें, ठीक है, लिखा बहुत कुछ है लेकिन क्वेश्चन इजी सा है। क्या कह रहा है, जीपी रेशो निकालनी है, निकाल लेंगे। वही अपना फॉर्मूला, ओके। जीपी है, नहीं है। सेल्स है, सेल्स भी नहीं है। चलिए, क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखी है। तो बच्चों यहां से कुछ निकालेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्या फॉर्मूला होता था इसका, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बुक आ गई। कितने दे रखा है ये, 8। COGS हमारी यहां से निकलेगी। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो 2 लाख प्लस 120, 320 डिवाइडेड बाय यानी कि 160। लीजिए जी, ठीक है। तो COGS कितना आ गया हमारा, 1,60,000 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 80,000। लो जी, ठीक है, ये COGS आ गया। आगे उसने बोला सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस मीन सेल्स कितना है, 25% अबव कॉस्ट, यानी कि जो सेल्स है हमारी वो कैसे निकलेगी, या सेल्स की बजाय आप सीधा जीपी निकालो। जब हम 25% ऊपर बढ़ा के बेच रहे हैं, इसका मतलब वो जो 25% है कॉस्ट का, वो क्या है हमारा, जीपी है। जीपी निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा, 25% ऑफ कॉस्ट। कितना निकलेगा ये, 3,20,000 निकल गया। सेल्स कैसे निकलेगी, आपको पता ही है, COGS प्लस जीपी माइनस कौन बोला, यानी कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 16 लाख। बस पुट कर दो, 3,20,000 यही आता है ना, अपॉन 16 लाख इंटू यानी कि 20। प्रॉब्लम पता है कब होती, प्रॉब्लम होगी 117 नंबर क्वेश्चन में। वहां पे ये जो परसेंटेज दे रखी है ये सेल्स पे दे रखी है। किस पे दे रखी है, तो हम ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जीपी, फिर हमें लगाना पड़ेगा अपना वो फॉर्मूला। कौन सा वाला, ये वाला।
क्योंकि हमारे पास कॉस्ट है पर जीपी जो दे रखा है वो किस पे दे रखा है, सेल्स पे, तो सेल्स को वही एक्स मानेंगे जैसे हम करते आए हैं, जीपी हो जाएगा उसका परसेंटेज, इस फॉर्मूले से फिर हमारा एक्स निकलेगा यानी कि सेल्स निकलेगी। फिर सेल्स और कॉस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो क्या निकलेगा, जीपी, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे दो पार्ट है, एक में जिसमें कॉस्ट पे दे रखा है और एक में सेल्स पे दे रखा है, वो है आपका होमवर्क, सबको घर पे करना है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छे से ऐसा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, इस क्लास को अच्छे से लिख लेना, समझ लेना, सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की रेशोज के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।